नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। की स्टडी विद श्लोक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको आपकी रीजनिंग की स्पेशल सीरीज़ मिल रही है, साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी विशेष सीरीज़ मिल रही है। विशेष सीरीज़ के अंतर्गत जो हम लोग बात कर रहे थे, इस समय हमारा नदी टॉपिक चल रहा था और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की विशेष नदियों में आपकी जो विशेष नदियाँ थी उसी के साथ आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही थी। गंगा नदी तंत्र इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जो गंगा की प्रमुख सहायक नदियां थी वो हमारी विशेष यूपी की विशेष सहायक नदियां हैं। और अगर हम बात करते हैं गंगा नदी की, ये टॉपिक आपको लास्ट में डिस्कस किया गया था गंगा नदी के बारे में। तो ये गंगा नदी की इसलिए बात की गई थी क्योंकि ये हमारे जो है भारत की सबसे प्रमुख नदी है और इसकी जो आपकी सहायक नदियां हैं, गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो आपके उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। इसलिए उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले गंगा नदी तंत्र पढ़ना था और हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ा था। उसी के साथ साथ आपको गंगा के प्रमुख जो सहायक नदियाँ थी उनकी जानकारी दी गई थी और प्रमुख सहायक नदियों में आपको यमुना नदी के बारे में बताया गया था। यमुना नदी की 3 सहायक नदियाँ थी, केन, बेतवा और चंबल। इनके बारे में भी आपको जानकारी दी गई थी जो यूपी की प्रमुख नदियों में थी। उसके अलावा आपको घाघरा नदी, जिसे अयोध्या में सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, रामगंगा नदी के बारे में भी आपको जानकारी दी गई थी, रामगंगा नदी। और उसके साथ गोमती नदी जो पीलीभीत के पास फुलहर झील से निकलती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, रामगंगा नदी जो है, रामगंगा नदी आपके जिम कॉर्बेट जो पार्क है उस पार्क से होकर के बहती है और हाल ही में जिम कॉर्बेट पार्क का नाम हेली किया गया है। हेली, ये जिम कॉर्बेट का नया नाम है। ये जरूर याद रखिएगा कि अब जो क्वेश्चंस में आते हैं तो वो क्वेश्चन में हेली आएगा, ना कि जिम कॉर्बेट पार्क। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, तो इसको ध्यान से रखिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि जो चीज़ें आपको, इसलिए मैं हर चीज़ अलग अलग मार्कर से डिनोट कर रहा हूँ ताकि हर चीज़ें क्लियरली आप लोग समझ सकें। अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास की अगर हम बात करें तो आज की क्लास में हमारी जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ये भारत की प्रमुख नदी है। अब अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी हमारी प्रमुख नदी क्यों है, इसके पहले मैंने आपको गंगा नदी के बारे में बताया था। ब्रह्मपुत्र नदी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ब्रह्मपुत्र के अलावा जो आपकी गंगा नदी है ये हिमालयी क्षेत्र से बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो इन दो नदियों की बात इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपकी हिमालयी क्षेत्र से होकर के गुजरती है और वहीं से इसका उद्गम स्थल है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, आज की क्लास की जो बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी है ये हमारी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, जबकि गंगा के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। गंगा जो हमारी है वो सबसे लंबी थी। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं अक्सर कोशिश ये करता हूँ कि 2 चीज़ें आपकी एक साथ पढ़ाता हूँ, 2 चीज़ों के बारे में आपको, क्योंकि इसलिए 2 चीज़ें एक साथ बताता हूँ क्योंकि दोनों के बीच का जो प्रमुख अंतर है वो अंतर भी जिससे आप लोगों को पता चल सके और इससे आप आसानी से चीज़ें तैयार कर सके। क्योंकि जब चीज़ों के बारे में अंतर पता होता है तो हमें याद करने में, वो चीज़ें अपने ब्रेन में रखने में आसानी होती है। अब अगर ऐसे में आपको बताता कि गंगा सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है तो शायद आप लोग भूल जाते, लेकिन इसीलिए मैंने दोनों नदियों के बारे में विशेष लिखा कि गंगा आपकी जो सबसे लंबी नदी है इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर। ये आंकड़े कहीं भी तथ्यपूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है, ये याद रखिएगा। ये आपके विकल्प पे निर्भर करता है। यदि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो यदि 2525 आता है तो आप 2525 हिट करेंगे और यदि अगर 2520 आता है, 2520 किलोमीटर, तो आप 2520 को हिट करेंगे और यदि दोनों आता है तो 2525 किलोमीटर ही सत्य माना जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम सबसे पहले अपने टॉपिक की। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमारी बात चल रही थी, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम बात करते हैं जो आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल की, क्योंकि कोई भी नदी है कहीं ना कहीं से तो उस नदी का निकास हुआ होगा और कहीं ना कहीं से वो नदी प्रवाहित हुई होगी, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्लेशियर से ही, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से ही अक्सर नदियों का निर्माण होता है। तो ये याद रखिएगा। अगर आप बात करते हैं उद्गम स्थल की तो ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी है, अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें, देखिए जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे अगर आप चाहें तो नोट्स भी अपने बना सकते हैं,
क्योंकि जो चीज़ विशेष है इस चैनल पे आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, और यदि महत्वपूर्ण होंगी तभी आपके लिए स्पेशल होंगी, क्योंकि बुक्स में अक्सर सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, परंतु हमें क्या क्या पढ़ना होता है ये हम नहीं तैयार कर पाते हैं, और इस चैनल पे आपको वही मिलेगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अब बात करते हैं हम उद्गम स्थल की। तो उद्गम स्थल की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि उद्गम स्थल कहाँ है, तो उद्गम स्थल की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर झील। अब मानसरोवर झील की अगर हम बात करें तो देखिए, मानसरोवर झील की अगर हम बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, मानसरोवर झील अगर पूछता है कहाँ स्थित है तो ये है तिब्बत, आपकी तिब्बत देश, तिब्बत देश में है। अब अगर बात करते हैं, देखिए तिब्बत देश की अगर हम बात करें तो यहीं से हमारे मन में एक चीज़ आ जाती है, क्योंकि तिब्बत पे आधिकारिक अगर बात करते हैं तो जो तिब्बत पे अधिकार कर रखा है वो लगभग चाइना का अधिकार है, और अभी पूर्ण रूप से नहीं है, बट चाइना का ज़्यादातर प्रांतों में उसका अधिकार है, इसलिए चाइना कभी इसे कहता है कि ये हमारा ही हिस्सा है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं, देखिए अभी उद्गम स्थल की बात चल रही थी, अब अगर बात करते हैं उद्गम स्थल की तो ये हो गई मानसरोवर झील, और ये स्थान था। आपका देश अगर बात होती है तो वो होगा तिब्बत। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ग्लेशियर की बात करते हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है परीक्षा में आपकी कि ब्रह्मपुत्र नदी किस ग्लेशियर के पिघलने से इसका निर्माण हुआ। तो अब अगर हम ग्लेशियर की बात करते हैं तो ग्लेशियर इसका जो है वो है आपका आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर से इसका निर्माण हुआ है, आंगसी ग्लेशियर से इसका निर्माण हुआ है। और अगर बात करते हैं सबसे चौड़ी, यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है, और इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल कहाँ है, मानसरोवर झील। और देश की बात करें तिब्बत, और तिब्बत में अगर बात करते हैं मानसरोवर झील में किस चीज़ से हुआ है, तो ग्लेशियर जो है आपका वो आंगसी ग्लेशियर है, इसके पिघलने से इस नदी का निर्माण हुआ। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से नहीं जानी जाती है। जब तिब्बत की बात करते हैं तो तिब्बत में हमारी जब बात होती है तो तिब्बत में इसे सबसे पहले तो हम सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत में इसका नाम दिया गया था, और भारत में ही ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से इसे जानते हैं, तो इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर इसके अलावा हम बात करते हैं, इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो देखिए ये तिब्बत में आपके सांगपो नदी के नाम से जानी जाती थी। अब अगर इसके अलावा हम बात करें तो इसके अलावा जो है ये आपकी 3 नामों से जानी जाती है, सांगपो नदी, और इसके अलावा जब भारत में आती है तो भारत में इसे दिहांग नाम से भी जाना जाता है। दिहांग नाम से कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और उसके अलावा जब असम में प्रवेश करती है तो उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ इसके उद्गम स्थल की। तो उद्गम स्थल पे जो इसका नाम होता है वो आपका होता है सांगपो। सांगपो नदी के नाम से निकलती है, और मानसरोवर झील, आंगसी ग्लेशियर, स्थान आपका तिब्बत है, देश आपका तिब्बत है, स्थान आपका मानसरोवर झील है। तो ये चीज आपके उद्गम स्थल से इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो जरूरी बात है, देखिए जो विशेष तथ्य हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप चाहें तो नोट्स कंप्लीट करते रहिएगा, क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ से इसके लिए सबसे पहले देखिए जब हम बात करते हैं तो ये हमारा कुछ उत्तर प्रदेश की सीमा ऐसे है, और उत्तर प्रदेश की सीमा पे ही यहाँ नेपाल की सीमा है। नेपाल की सीमा से अगर हम बात करें, जब यहाँ से ये नदी निकलती है तो यहाँ से नदी निकल करके ये कुछ इस भांति जो है आपके भारत में प्रवेश करती है, और भारत में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की सीमा से प्रवेश करती है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है। जब अरुणाचल प्रदेश में ये एंट्री करती है और अरुणाचल प्रदेश में आती है तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, बहुत चीजें ऐसे क्लियर हो जाएंगी आपकी। देखिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले तो प्रवेश करती है नामचा पर्वत।
बात करते हैं नामचा पर्वत की। असम में जो प्रवेश असम नहीं, अरुणाचल प्रदेश, असम में तो सबसे लास्ट में प्रवेश करती है। असम में यदि प्रवेश करती है तो नामचा पर्वत के कारण प्रवेश करती है। अब यहां से बात करें तो नामचा पर्वत के कारण प्रवेश करते हैं और नाम होता है इसका दिहांग। ठीक, अब इसका नाम देखिए यहां पे दिहांग है, नामचा पर्वत है। अब अगर हम बात करें यहां पे दर्रे की कि किस दर्रे से प्रवेश करती है, क्योंकि प्रवेश करने के लिए नदी का कोई स्थान होना चाहिए, तो ये जो दर्रा है वो आपका योंगयाप दर्रा। देखिए कहीं कहीं ये योंगयाप भी लिखा होगा, कहीं कहीं योंगयाम भी लिखा मिलता है, तो इसलिए योंगयाप ही हम लोग पढ़ते हैं। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो ये नामचा पर्वत के योंगयाप दर्रे के कारण अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने की बात होती है तो प्रवेश करने पे इसका नाम, जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है दिहांग। अब बात करते हैं प्रवेश करने के बाद, जब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी जब प्रवेश करती है तो कुछ इस तरीके से प्रवेश करती है। तो प्रवेश करने के बाद भारत की एकमात्र नदी है जो यू टर्न से, भारत में यू टर्न से प्रवेश करती है, वो भारत की एकमात्र नदी कौन सी है, वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी है जो भारत में यू टर्न लेकर के प्रवेश करती है। यू टर्न लेकर के प्रवेश करने वाली भारत की एकमात्र नदी कौन सी है, वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। योंगयाप दर्रे से प्रवेश करने के कारण, और इसका नाम दिहांग होता है, जब यहां से यह आगे बढ़ती है असम की तरफ। ठीक है, अब ये असम में प्रवेश कर रही है। बात करते हैं असम की, तो जब असम में ये प्रवेश करती है तो असम में प्रवेश करते ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। असम में प्रवेश करते ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नाम इसका कहां पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम कहां पड़ता है, असम में। तो जैसा आपने देखा होगा स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, सबसे पहले जब तिब्बत से निकलती है तो सांगपो नदी के नाम से निकलती है, और वहां से जब आगे बढ़ती है, जब तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत में योंगयाप दर्रा है, वहां से प्रवेश करती है, और उस समय इसका नाम क्या होता है, दिहांग इसका नाम होता है। और जब वहां से नदी आगे बढ़ती है, जब वहां से आगे बढ़ने के बाद नदी आगे बढ़ी तो असम राज्य से जब प्रवेश करती है, जब असम राज्य से प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है आपका ब्रह्मपुत्र। और एक चीज याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी नाम हो जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही आपका माजुली नदी द्वीप है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। अब इसकी बात करते हैं, ये नदी द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, जो आपके असम राज्य में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगर बात करते हैं माजुली द्वीप की, तो माजुली द्वीप क्या है, तो माजुली द्वीप हमारे ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित है। यह सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा और विशालकाय सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये चीज विशेष 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 मैं 3 बार इसीलिए बोला हूं विशेष, क्योंकि ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो होंगी मैं अक्सर उन्हें ही इस तरीके से मार्क करूंगा। अब यहां से बात करते हैं, देखिए जब मैंने आपको गंगा नदी पढ़ाया होगा, तो जब गंगा नदी आपको पढ़ा रहे थे तो आपको याद होगा जब हुगली के पास से यहां से गंगा 2 धाराओं में बढ़ गई थी। एक धारा हुगली से ऐसे आ गई थी जहां पे फरक्का बांध का निर्माण हुआ था, और एक धारा ऊपर गंगा, ये गंगा की धारा चली गई थी और ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गई थी। आपको याद होगा लास्ट के वीडियो में मैंने आपको जब गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था तो वहां पे मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी। अब बात करते हैं यहां से जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसके बाद जब नदी असम से बहते हुए जब नीचे की ओर बहती है, जब ये नदी आगे जाती है तो जब बांग्लादेश में एंट्री कर रही होती है उस समय इसका नाम जमुना हो जाता है। जमुना की बात करें, देखिए मैं वैसे ही बता रहा हूं, देखिए ये यहां से अब ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश कर गई, माजुली नदी द्वीप बन गया। अब अगर इसके बाद हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां से देखिए जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गई, बांग्लादेश में जब ये प्रवेश कर गई, बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करते हैं तो इसका नाम होता है जमुना। जमुना नाम होता है इसका, ये भी अक्सर परीक्षा में आपकी पूछा गया है। जमुना है, यमुना ना सोचिएगा, क्योंकि यमुना नदी जो आपकी है वो जब आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल करके आपकी गंगा नदी में मिलती है, किस क्षेत्र में, किस स्थान पे मिलती है,
देखिए स्थान की अगर बात करें तो प्रयाग, त्रिवेणी, त्रिवेणी स्थान है। अगर जनपद की बात करें तो प्रयागराज आपका जनपद है, जहां पे आपका गंगा यमुना और सरस्वती, प्रयागराज है, प्रयागराज में प्रयाग जगह है और त्रिवेणी संगम बोला जाता है। उसी के किनारे आपका कुंभ मेला का आयोजन होता है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। ये चीज आपको मेले और उत्सव के बारे में जब मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था। तो अब यहां से बात करते हैं। देखिए यहां से जब बांग्लादेश होती है और बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है यमुना। जब ये यहां से आगे बढ़ती है, अब आगे बढ़ने पे जब यहाँ से ये आगे बढ़ती है, देखिए यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो ये गंगा की धारा में जब मिलती है, गंगा की धारा में जिस क्षेत्र से, जैसे यहाँ से गंगा की दो धाराएं हो गई थी ये, तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पे गंगा की धारा मिली, तो इस क्षेत्र को क्या कहा गया था, इस क्षेत्र को पद्मा कहा गया था। जिस स्थान पे आपकी जो है ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा, ये दोनों नदियां जिस स्थान पे मिलती हैं उसे पद्मा कहते हैं। तो अब क्लियरली सी बात करते हैं। सबसे पहले जब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के जो है मानसरोवर झील से निकलती है, और मानसरोवर झील में कहां से निकलती है, मानसरोवर झील के आंगसी ग्लेशियर से, आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। और अगर बात करते हैं जो है आपके देश की बात करते हैं तो तिब्बत, ठीक, तिब्बत से निकलती है और उस समय उसका नाम होता है सांगपो। तो एक नाम आपका सांगपो हो गया, एक नाम आपका दिहांग हो गया और एक नाम हो गया आपका ब्रह्मपुत्र। ये तीन नाम इसके प्रमुख रूप से थे। और जब ये वहां से निकलती है उसके बाद जब सांगपो के नाम से आगे बढ़ती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पूर्व यू टर्न बनाती है, जो भारत की एकमात्र, भारत में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है जो यू टर्न लेकर के भारत में प्रवेश करती है। मैं बार बार बता रहा हूं, ये चीज याद रखिएगा। और भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश क्यों करती है, नामचा पर्वत के कारण प्रवेश करती है और वहां पे स्थित योंगयाम दर्रा, योंगयाम दर्रा के कारण आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और जहां पे इसका नाम होता है दिहांग। अब दिहांग से जब आगे बढ़ते हैं और दिहांग नाम लेकर के जब नदी आगे बढ़ती है तो असम राज्य में प्रवेश करती है, और जब असम राज्य में प्रवेश करते हैं इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी पे ही आपका जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली स्थित है। किस राज्य में स्थित है, अगर मांजुली नदी द्वीप की बात करें, अगर मांजुली नदी द्वीप की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां पे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर मांजुली नदी द्वीप स्थित है। अब बात करते हैं इसके आगे। जब मांजुली नदी द्वीप, जब यहां से नदी आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, भारत की सीमाओं को छोड़ते हुए जब बांग्लादेश जो है देश में प्रवेश करती है तो इसका नाम वहां पे यमुना हो जाता है। याद रखिएगा, यमुना नहीं है, जमुना है। ये देखिए मैंने बड़ा बड़ा सा लिखा है जमुना। तो जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पे जब ये गंगा की धारा में मिलती है और जिस क्षेत्र में, जिस जगह पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं वहां पे पद्मा बनाते हैं, वहां उस स्थान का नाम पद्मा है और गंगा ब्रह्मपुत्र मिलते हैं। एक चीज याद रखिएगा, यहीं से अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कैसे बनता है, तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से ही सुंदरवन का डेल्टा बनता है। ठीक, ये आपके सुंदरवन का डेल्टा की भी अगर बात करें, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि सुंदरवन का डेल्टा कैसा बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से सुंदरवन का डेल्टा बनता है। अब बात करते हैं, देखिए ये तीन नाम मैंने आपको बताए कि एक नाम आपका सांगपो, फिर दिहांग, फिर ब्रह्मपुत्र। अब अगर एक देखिए ये आपका विशेष है, ये बहुत कम आपको पढ़ने को मिलता है या बहुत कम एजुकेटर के द्वारा आपको बताया जाता है। स्पेशल चीज है मेरे द्वारा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम बात करते हैं यरलुंग नदी, यरलुंग नदी की मैं बात कर रहा हूं। देखिए यरलुंग नदी की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपका हो गई सांगपो नदी, दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और यरलुंग नदी। ये नया नाम है, ये बहुत कम आपको मिलेगा, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका नया नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। यरलुंग नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही यरलुंग नदी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं
कि उपनाम की बात करते हैं। देखिए एक पॉइंट जो उपनाम का है वो लाल नदी का पॉइंट है। लाल नदी का क्यों है? क्योंकि असम में लाल मिट्टी होने के कारण, याद रखिएगा, असम में लाल मिट्टी होने के कारण इसे लाल नदी कहते हैं। ये मत सोचिएगा कभी कि एमपी और बुंदेलखंड राज्य से प्रभावित होने के कारण, क्योंकि एमपी का अधिकांश क्षेत्र अगर देखा जाए वहां पे, तो वहां पे लाल मिट्टी या हल्के से पत्थर टाइप के पाए जाते हैं। तो इस कारण लोगों को ये जो है भ्रम होता है कि जो है आपके मध्य प्रदेश राज्य में जो है रेड कलर की मिट्टी यानी लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण वहां की नदियों को लाल नदी कहते हैं। जबकि वास्तविकता में अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही लाल नदी कहते हैं। असम में लाल मिट्टी होने के कारण इसे लाल नदी कहते हैं। तो अगर उपनाम की बात करें तो सबसे पहले सांगपो, फिर दिहांग, फिर आपका ब्रह्मपुत्र, ये देखिए ये 5 नाम मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। सांगपो नदी, दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यरलूंग नदी और आपका लाल नदी। इन 5 के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अगर ऐसे ही आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से याद होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं और प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर इस तरीके से आसान भाषा में, क्योंकि की स्टडी विद श्लोक एक ऐसा चैनल जहां पे आपको आसान से आसान भाषा के द्वारा आपको चीजें डिस्कस कराई जा रही हैं और चीजों के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, तो अगर इस माध्यम से आप चीजें तैयार करेंगे तो आप बहुत आसानी से चीजें तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सांगपो नदी, सांगपो कहाँ है? ये आपकी, ये तिब्बत। दिहांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ है? असम। ये असम, और इसे केवल भारत में इस नाम से जानते हैं। ये केवल नया नाम है इसलिए आपको बताया गया है, और भारत में इसे यरलूंग नदी को, ब्रह्मपुत्र को ही यरलूंग के नाम से भी जानते हैं। तो यरलूंग नदी जो है आपकी वो कोई अन्य नदी नहीं है, कोई नई नदी नहीं है, वो केवल और केवल ब्रह्मपुत्र नदी है। अब देखिए ये चीजें हो गई। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम थोड़ी सी कुछ अलग बात कर लें तो कुछ जैसे आपको पता होगा नदियों के शोक के बारे में कि किस नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भारत का रूर किसे कहा जाता है। तो यदि बात करें भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो भारत का जो रूर कहा जाता है वो आपका कहा जाता है दामोदर नदी को। ये एक एक नंबर में अक्सर पूछ देता है कि एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भारत का रूर किसे कहते हैं। भारत का रूर किसे कहते हैं यदि बात होती है तो आप कहेंगे दामोदर नदी को। अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर बात करते हैं बिहार का शोक, तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? वो कहते हैं आपका कोसी नदी। कोसी नदी के जो है, कोसी नदी के कारण बिहार में अक्सर देखा होगा आपने न्यूज़पेपर और मीडिया में, आपको विभिन्न विभिन्न मीडिया के माध्यम से आपको सूचनाएं मिलती हैं कि बिहार में अक्सर बाढ़ जो है बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी होती है। वर्षा ऋतु में अक्सर वहां बाढ़ आती है, और बाढ़ आने का कारण क्या है कि कोसी नदी में अक्सर जल का स्तर एक क्षमता से अधिक हो जाना है। इसके कारण वहां पे बाढ़ जैसे हालात जो है बन जाते हैं, और इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अब बात करते हैं अगला, असम का शोक। देखिए ये चीज ऐसे भी आपकी तैयार हो सकती है यदि आपको ये पता है कि इस राज्य से ये नदी होकर के गुजरती है, तो अक्सर वही नदी वहां के शोक का कारण भी होती है। तो यहां की बात करें तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी। अभी मैंने ब्रह्मपुत्र की चर्चा की थी,
और ब्रह्मपुत्र नदी को ही आपके बिहार का शोक नहीं, असम का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक तो कोसी नदी को कहा जाता है। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं सबसे अंतिम अगर हम बात करें तो वो बात होती है बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो भारत का रूर है वो भी दामोदर नदी है और जो बंगाल का शोक है वो भी आपकी दामोदर नदी है। और अगर बात करें सबसे प्रदूषित नदी की भी बात करें तो वो आपकी कौन सी है? वो आपकी दामोदर नदी है। सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी अगर कोई है तो वो है आपकी दामोदर नदी। देखिए आज की क्लास में स्पेशली आज का जो टॉपिक था हमारा नदी से रिलेटेड, दूसरा टॉपिक था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो बात हम कर रहे थे उस नदी के अंतर्गत हमने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र कैसे है, कहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, किस प्रकार से ये भारत में प्रवेश करती है। और एक चीज देखिए, एक चीज विशेष याद आ गई, अब वो भी तुरंत, क्योंकि जो चीज मन में आती है वो चीज तुरंत आप सभी के साथ शेयर करता हूं। अगर कोई चीज मिस हो रही हो तो अच्छा है, अगर मन में आ गई तो उसे तुरंत बता देना चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं एक चीज ये और एक देखिए, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीजें मिस हो रही थी, जिसमें अगर बात करते हैं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये हिमालय के समानांतर जो है पूर्व की ओर पर्वत सीरीज में बहने वाली नदी है। तो अगर हम बात करते, देखिए यहां से ऐसे की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको भौगोलिक स्थिति अभी मैप के द्वारा बताई थी, तो उससे अगर हम बात करते हैं तो हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर पर्वत श्रेणियों की तरफ बहने वाली जो अगर नदी की बात करते हैं तो भी आपका वो ब्रह्मपुत्र नदी है। और असम राज्य का जो गुम्फित जलमार्ग बनता है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है। ये दो चीजें विशेष थी। देखिए अब पुनः बता रहा हूं कि जो हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर जो पर्वत श्रृंखला बनी हुई है उससे बहने वाली अगर नदी की बात करते हैं तो उससे बहने वाली अगर कोई नदी है तो वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। और असम राज्य का गुम्फित जलमार्ग, तो असम राज्य का गुम्फित जलमार्ग ये अक्सर परीक्षा में कभी कभी आता है। और ये एक चीज याद रखिएगा, ये एसएससी की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असम राज्य का गुम्फित जलमार्ग किस नदी के कारण होता है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है। और यही पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है या नहीं करती है। ए और बी ऑप्शन करके दो दिए जाते हैं, तो उसमें ब्रह्मपुत्र नदी निर्माण करती है, ये आपका ऑप्शन सिलेक्ट होगा। अब देखिए ये आपके परीक्षा से रिलेटेड स्पेशल बात थी। अब बात करते हैं इसके बाद, देखिए दो टॉपिक आपके नदी से रिलेटेड हो गए हैं। अब इसके बाद हमारी जो रीजनिंग की सीरीज चल रही थी, तो रीजनिंग की सीरीज में इनइक्वालिटी हमारा चैप्टर चल रहा था। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो इनइक्वालिटी चैप्टर से रिलेटेड होगी, क्योंकि उसका ए पार्ट मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था और पार्ट बी अभी रह गया है। तो पार्ट बी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस होगा। और इस क्लास के बारे में आपको जो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में या गंगा नदी के बारे में जो आपको लेक्चर वीडियो मिला है वो क्लास आपको कैसी लगी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। और विशेष अगर किसी छात्र को कोई समस्या आ रही है किसी क्वेश्चन को हल करने में, रीजनिंग, मैथ्स और आपके जीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको देखिए आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तो आपको बताए गए हैं कि एसटीडी विद श्लोक के टेलीग्राम चैनल पर भी आप सर्च कर सकते हैं कि एसटीडी विद श्लोक।
यूट्यूब पर भी की स्टडी विद श्लोक, इंस्टाग्राम पर भी की स्टडी विद श्लोक, और उसके अलावा फेसबुक पे भी हमारा जो ग्रुप चल रहा है वो की स्टडी विद श्लोक के नाम से पेज और ग्रुप दोनों चल रहा है। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की। तो जिन लोगों को अगर इन चैनल्स में या ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जिन लोगों के पास, वो लोग मुझे ये 999 है, देखिए इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करने की जो आपकी टाइमिंग है वो मॉर्निंग 8 AM टू 10 PM। देखिए ये चीजें, और ये केवल ओनली व्हाट्सएप अवेलेबल है इस नंबर पे। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, अगर आप कहीं शेयर नहीं कर पा रहे हैं या किसी अन्य के द्वारा नहीं भिजवा पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, तो चाहे वो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो या किसी भी टॉपिक का, रीजनिंग के किसी भी टॉपिक का, ऐसा नहीं है कि अगर इनइक्वालिटी का टॉपिक चल रहा है तो आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन की क्वेरी करें। आपके मन में रीजनिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आप इस नंबर पर सेंड करिए और उसका रिस्पॉन्स विद इन 8 आवर्स, आपको 8 घंटे के अंदर उसका रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा। लगभग 14 घंटे में इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी के साथ अवेलेबल हो। बीच में क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस के साथ में जिस समय आपका क्वेश्चन सीन किया जाएगा उसके कुछ मिनटों बाद आपको उसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, और ये क्लास अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। यदि आपको लगता है कि ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ अलग माध्यम से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं या आपको बता रहा हूं, तो वो चीजें अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। क्योंकि कुछ टॉपिक इसमें ऐसे भी हैं यूपी स्पेशल के, जो आपके लेखपाल परीक्षा और उत्तर प्रदेश जो आपकी यूपी SSSC आयोग के द्वारा अभी पेट की परीक्षा जो निस्तारित की गई है कि पेट की परीक्षा की डेट अभी आधिकारिक नहीं आई है, और लगभग 19 सितंबर को जो आधिकारिक रूप से पूर्व में परीक्षा की डेट घोषित की गई थी वो 19 सितंबर, क्योंकि मैंने वीडियो में सितंबर 22 लिखा था तो लोगों को लग रहा था कि मैंने सितंबर 22 मतलब 22 तारीख बताई है, जबकि वो सितंबर 2022 के बारे में मैंने सितंबर 22 लिखा था। ये लिखा था मैंने पूरे के वीडियो में, जबकि जो आपकी परीक्षा है वो 19 सितंबर 2022 की है, ना कि सितंबर 22। सितंबर 22 मतलब 22 आपका साल है और सितंबर आपका माह है। मैंने इस हिसाब से लिखा हुआ था 19 सितंबर को आपका पेपर है, तो उसके हिसाब से भी ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए यदि आपको लगता है कि चीजें आवश्यक हैं और सभी के साथ शेयर करनी चाहिए, तो क्लास को जरूर से जरूर शेयर करिए। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा। आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।